ओके जी, आज सेकंड क्लास में हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं इशू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। पिछली क्लास में तो हमने थ्योरेटिकल चीजें डिस्कस करी थी। बिफोर आई प्रोसीड फॉर प्रैक्टिकल, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू टू नो। क्या क्या चीजें उसका डिस्कशन कर रहा हूँ आपके सामने। मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि जो शेयर इशू करते हैं मार्केट में उसका प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, और वो प्रोसेस जो होता है आज जो प्रोसेस है और जो 50 साल पहले प्रोसेस होता था उसमें क्या डिफरेंस होता था। हम अकाउंटिंग तो करते हैं 50 साल पुरानी वाली, लेकिन प्रोसेस पढ़ते हैं क्या, लेटेस्ट वाला। वहां थोड़ी सी ना मतलब वो कहते हैं ना जिसमें कि क्लैरिटी नहीं रहती कंसेप्ट्स के बीच में, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स होना शुरू हो जाता है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो अकाउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं वो होती है 50 साल पुरानी, और मार्केट चल रही है आज 2022 की। तो 2022 में शेयर कैसे इशू होते हैं उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है, और 50 साल पहले शेयर कैसे इशू होते थे उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग था। दोनों प्रोसेस को एक बार देख लेंगे, और प्रैक्टिकली हमें क्या क्या चीजें करनी होगी उसका डिस्कशन हम यहाँ पर आके कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखें जरा, हमारे पास इश्यू ऑफ शेयर्स जब होता है, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन अगर बोलूं तो इश्यू ऑफ शेयर्स ये इस तरह से होगा। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश पे होगा। ये फ्लो चार्ट बना के रख लेंगे अपने पास। फॉर कैश दो तरह से बनता है। एट पार पर जाएगा शेयर, और क्या जाएगा, एट प्रीमियम पर। एट प्रीमियम पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इसके हिसाब से चलती हैं चीजें। मतलब 10 रुपए का एक शेयर, देखो अगर कुछ ना बोला जाए तो शेयर की वैल्यू 10 रुपए लेके चलनी है। ठीक है, कुछ ना बोला जाए तो शेयर की वैल्यू 10 रुपए लेके चलते हैं हम लोग। कुछ ना बोला जाए तो डिवेंचर की वैल्यू हम सॉरी 100 रुपीज लेके चलते हैं। ठीक है, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ये जो है आपका, नहीं सेक्शन ऐसे, ये वाला सेक्शन हमारा जो है ना ये एप्लीकेबल है किस पर, अपनी एक बार किताब में, ये सेक्शन जो हमारा ये एप्लीकेबल है किस पर, कंपनीज एक्ट 2013 का, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। ये मैं बुक दी हूँ। अच्छा, तो इस पर चलता है ये वाला। ठीक है, और इस पर एक क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन इस पर आराम से बनता है। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद इशू जो होते हैं कैश के अलावा, शेयर्स जो होते हैं वो कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी इशू होते हैं। मैं आई जस्ट वांट टू चेक, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा है, दिमाग से निकल रहा है मुझे। प्रीमियम का सेक्शन सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 का भी सबसेक्शन 2 था, या सिर्फ और सिर्फ, हाँ ये रहा। दिस इज हियर। ठीक है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 जो है वो कहता है आपसे कि जो शेयर्स इशू होते हैं उनके पैसे को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जिसे हम बोलते हैं उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। मतलब जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आता है शेयर की फेस वैल्यू के अगेंस्ट, उसको सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 कहता है कि उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर क्या करना होता है, हमें क्रेडिट करना होता है। और सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 जो है वो हमारा बोलता है कि वो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यूज करने वाली चीजें आएंगी जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन का लेके चलेंगे, अभी तो नहीं लेके चल रहा मैं। अभी हम फ्लो चार्ट को पूरा करते हैं, फिर हम शेयर इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऐसे इशू करते हैं। ये दो तरह से होता है, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, और फॉर एक्वायरिंग एन एसेट, और फॉर एक्वायरिंग
बिजनेस, मतलब आपने किसी का चलता हुआ बिजनेस एक्वायर कर लिया और बदले में पैसा देने की बजाय क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिए। इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि क्या कर दें, इसको हम एट पार पे इशू कर दें शेयर को, या एट प्रीमियम पे इशू कर दें। मैंने बताया होगा आपको कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू हो जाए तो उसे पार कहते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए का शेयर अगर कितने में इशू हो जाए, 15, 20, 40, 50, मतलब जितने भी ऊपर चला जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एट प्रीमियम बोलते हैं। फिर चलते हैं हम लोग क्या, और बहुत सारे तरीके होते हैं। उन तरीकों में देखिए क्या, इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स को शेयर इशू कर दिया, टू अंडरराइटर्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास और पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आप शेयर जो इशू कर रहे हैं वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान के रूप में इशू करते हैं। ये जो टू प्रोमोटर्स को हम शेयर इशू करते हैं, या किसी ऐसे बंदे को जो हमारी कंपनी को कोई टेक्निकल नो हाउ प्रदान करता है, मतलब एनीबॉडी हु इज गोइंग टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू अवर कंपनी, या हमारे बिजनेस को प्रमोट करने वाला, उसको, उनको जो शेयर इशू करते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स उनको बोला जाता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, ठीक है। ये इस तरह से बेसिकली हमारे शेयर्स हुए। ये शेयर जो है पार प्रीमियम पे दोनों पे इशू हो सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है उसके साथ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये अंडरराइटर को है, ये प्रोमोटर्स को है, और ये हमारा फ्लो चार्ट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम इसी से रिलेटेड पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं क्या, कि शेयर्स नॉर्मली सब्सक्राइब हो गए। फिर हम पढ़ते हैं कि शेयर्स क्या हो गए, ओवर सब्सक्राइब हो गए, अंडर सब्सक्राइब हो गए, प्रो राटा अलॉटमेंट, फॉर फीचर, री इशू, ये बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे ये जानने की कि जब शेयर इशू एक्चुअल में होता है तो अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत किस स्टेज पर होती है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि शेयर कैपिटल का जन्म कंपनी के फॉर्मेशन की कौन सी स्टेज में होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन में, कोई मुझे बता दे। अरे एक प्रमोशन स्टेज होती है, एक इनकॉर्पोरेशन स्टेज होती है, और एक होती है क्या, सब्सक्रिप्शन फ्लोटेशन जिसको बोलते हैं, मतलब वो स्टेज जिसमें आप क्या करते हैं, पैसा मंगाते हैं। चलो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम बोल देते हैं, चलो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, और क्या होता है, कैपिटल क्लॉज। क्या होता है कैपिटल क्लॉज में, कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी होगी ऑथराइज, कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, ये कैपिटल क्लॉज में। तो जो शेयर कैपिटल शब्द है, ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का जन्म कहां से होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज से होता है। और प्रमोशन की स्टेज, प्रमोशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सब्सक्रिप्शन स्टेज से होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि आप जब अपने शेयर इशू करते हैं मार्केट में, तो देर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजी। हम क्या करते हैं नॉर्मल तरीके से, देखो शेयर क्या होते हैं, शेयर इशू होते हैं, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर भी होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी होता है, ठीक है, ई आईपीओ भी होता है, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, उस तरह से होता है। यहाँ क्या होता है इस जगह पे, यहाँ पर भी क्या होता है, जब शेयर इशू होते हैं, मतलब जो बिजनेस स्टडीज में पढ़ा बिल्कुल वही भाई, शेयर इशू करने का तरीका बदलेगा थोड़ा ही। तो जो ट्रेडिशनल आईपीओ होता है उसमें क्या करते हैं, पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है और अपनी एप्लीकेशन से इनवाइट करती है। जनता प्रोस्पेक्टस को पढ़ती है और देखते हैं कि उसमें, उस प्रोस्पेक्टस में छपा रहता है कि भाई आपके रिस्क क्या है, आपके टारगेट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मोटिव क्या है, किस एक्सटेंट तक आपने बिजनेस करना है, एवरीथिंग इज मेंशन, सारे एवरीथिंग इज मेंशन इन दैट इन क्लियरली, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि पब्लिक एप्लीकेशंस देती है। लेकिन पहले जब शेयर इशू होते थे 50 साल पहले मार्केट में, देयर वाज नो रेगुलेटर। आज की डेट में देयर इज एन रेगुलेटरी एजेंसी जिसे कहते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमने बताया था ना कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात होती है, सेबी मिनिमम सब्सक्रिप्शन को इंपोज करती है। कंपनीज एक्ट कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, लेकिन कितना ये सेबी डिसाइड करता है। सेबी बताता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने होने चाहिए, 90% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। वो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो जब हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तब जाके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेबी की परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, अपना पब्लिक इशू लाने वाले हैं। सेबी जब परमिशन दे देता है तब आपको अपने बैंकर ब्रोकर वगैरह सब अपॉइंट करने पड़ते हैं, ठीक है। अब जब आपने बैंकर ब्रोकर अपॉइंट कर दिए, उसके बाद क्या होता है कि आप अपने एप्लीकेशन जो है मार्केट में फ्लोट कर देते हैं। मार्केट में लोग और क्या करते हैं, टाइम दे देते हैं। जैसे मान लिया आपने बोल दिया कि भाई सितंबर 9 से लेकर और सितंबर 12 तक हमारा इशू ओपन रहेगा, वैसा कर देते हैं। आज की डेट की मैं बता रहा हूँ, पुरानी वाली की नहीं बता रहा मैं, ठीक है जी।
9 से 12 का टाइम दे दिया और आपने अपने शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए रख दी और बोला 10 रुपए का शेयर जो है, 10 रुपए का जो शेयर है, ₹10 का जो शेयर है, उसकी जो वैल्यू रखी ₹250 से लेकर 300 रुपए तक रखी है। मतलब जिसको 10 रुपए का शेयर है, हमारी कंपनी वो 10 रुपए का शेयर कितने में देगी? हमारी कंपनी वो 10 रुपए का शेयर देगी 250 से 300 के बीच में। आपको पसंद आता तो आप अप्लाई करो, नहीं पसंद आता तो मत करो। ऐसा करके चलता मामला, ठीक है। अब इस प्रोसेस में देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजी जिसे हमें जानना जरूरी है। सिलेबस का पार्ट नहीं है वो, लेकिन आपको जानना जरूरी है। एक टर्म आती है क्या? एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट। पुराने जमाने में क्या होता था कि कंपनी पैसा मंगवाती थी अपने अकाउंट में, पैसा आता रहता था और मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं पूरा होता था तो इशू फेल, या इशू का पैसा पूरा नहीं आया। अब कंपनी क्या करती थी? वो पैसा अपना यूज कर लेती थी। शेयर होल्डर बेचारा दर दर भटक रहा होता था कि मेरा पैसा डूब गया, मेरा पैसा डूब गया। अब ऐसा नहीं होता। एक अकाउंट खुलता है जिसे कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये अकाउंट खुलता है, एस्क्रो अकाउंट, और कंपनी के शेयर्स एप्लीकेशन में जितना भी पैसा होता है सब इस एस्क्रो अकाउंट में चला जाता है। सो दिस इज एन अकाउंट वेयर एंटायर शेयर एप्लीकेशन मनी इज डिपॉजिटेड। ठीक है, हो गया। कंपनी की इस एस्क्रो अकाउंट पे कोई एक्सेस नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होगी। कंपनी की एक्सेस कब होगी वो मैं बताऊंगा आपको। तो सारा का सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट में चला गया, ठीक है जी। अब कंपनी ने टाइम दिया था कि 9 से लेकर और 12 सितंबर के बीच में हम क्या कर लेंगे, डेडलाइन है हमारी, और इसके बाद हम अपना क्या कर देंगे, इशू ओपन करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आती है, उसको हम बोलते हैं क्या, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस। कोई बताएगा क्या होता होगा बुक बिल्डिंग प्रोसेस? एनीबॉडी टेल मी। जैसे हम खिलौने के घर बनाते थे, रेत के घर बनाते थे, सैंड बिल्डिंग बनाते थे, ऐसी बुक बिल्डिंग होगा। क्यों ताहिर? बिल्डिंग किताबें रखी सारी 1 2 3 4, इससे बिल्डिंग बना दी। चाइनीज लोग करते हैं ना उल्टे पुल्टे काम, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल से वो दीवार बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं वैसा करके। बुक बिल्डिंग का क्या मतलब होता है फिर? बुक्स को खड़ा करके और फिर बिल्डिंग जैसी खड़ी कर देना, है ना। बुक्स गीली हो जाए तो बिल्डिंग गिर जाएगी, बुक्स में दीमक लगे तो फिर बिल्डिंग नहीं। मैंने आपसे बताया था कि शेयर की जो वैल्यू है वो 200 से 250 रुपए रखी है आपने, सपोज, या 250 से कितना 300 रुपए रखी है, ठीक है। अब आपके कंपनी के शेयर की वैल्यू, मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, ओरिजिनल प्राइस। मार्केट वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? मार्केट डिसाइड करेगी। मार्केट में कौन डिसाइड करेगा? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेगी। तो व्हाट इज बुक बिल्डिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी of share of a company through the market forces of demand and supply। ठीक है, नोट कर लो उसको, अच्छी चीज है। व्हाट इज एस्क्रो अकाउंट? दिस इज एन अकाउंट वेयर शेयर एप्लीकेशन मनी, डिपॉजिटेड या kept till the allotment is made। ये एस्क्रो अकाउंट है। इट इज एन अकाउंट where it is a bank account where share application money is kept till the shares are allotted, till the shares are finally allotted, ऐसा करके ये होती है। What is book building process? क्या होती है? This is the process of price discovery of a share of a company. This is the process of price discovery of share of a company through the market forces of demand and supply. This is the process of price discovery. This is the process of price discovery of a share of a company through the market forces of demand and supply। Market forces of demand and supply, ये हमारी प्रोसेस होती है। ठीक, अब देखो, आपने 250 से 300 रखा था। मान लो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे इस कंपनी के शेयर लेने ही लेने हैं, तो मैं क्या प्राइस कोट करूंगा? 250 प्राइस कोट करूंगा, 300 प्राइस कोट करूंगा? बताओ। कंपनी किस बंदे को सामान बेचेगी? जो उसके शेयर के कम पैसे देगी या ज्यादा पैसे देगी? ज्यादा देगी। तो मैं अगर चाहता हूं कि मैं इस कंपनी के शेयर मुझे मिले ही मिले, कंपनी इज टेम्प्टेड टू अलॉट शेयर टू मी, तो मैं कौन सा प्राइस फिक्स करूंगा? 300 रुपये, 250 रुपये वाला? 300 रुपये वाला। अगर ये डिसाइड हुआ, अगर मान लो शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, मैक्सिमम शेयर होल्डर ने
कंपनी का प्राइस 260 रुपए रख दिया, तो उसका मार्केट प्राइस कितना फिक्स हो जाएगा? 260 रुपए फिक्स हो जाएगा। अब मान लो मैंने प्राइस दे रखा 300 रुपया और मुझे शेयर नहीं मिलेगा, मान लो, या मान लो मैंने प्राइस 250 रुपए कोट करा और जब मैक्सिमम एप्लीकेशन आई वो 300 रुपए की आई, तो मुझे तो शेयर मिलेंगे नहीं। ऐसे में क्या होगा? ऑटोमेटिकली मेरा बैंक अकाउंट जो कनेक्टेड है उसमें मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी मैंने एप्लीकेशन मनी दी। पहले बेचारे इंतजार करते रह जाते थे, अब नहीं होता ऐसा। एस्क्रो अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपका पैसा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, और वापस भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ जाएगा। अगर आपका शेयर अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, विद इन अ डे, विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स में आपको क्या मिल जाएगा? आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मैंने अप्लाई करा था कुछ शेयर्स के लिए, नहीं शेयर अलॉट हुए मुझे, मेरा पैसा वापस आ गया। तो इससे फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं, लोगों के पैसे डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो फिर वापस आ जाएगा पैसा। ठीक है, ये हो जाता है। तो एस्क्रो अकाउंट बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक। प्राइस डिसाइड हो गया 300 रुपया, आपने शेयर क्या कर दिए? जनता को अलॉट कर दिए। पहले एप्लीकेशन मनी मिलती, ध्यान से सुनना, पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगी आपको, स्टेप नंबर 1। दूसरे स्टेप में क्या होगा? आप अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, यानी कि शेयर अलॉट करेंगे। और जब अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं तब जाके आप क्या करते हैं? जो शेयर एप्लीकेशन मनी उसे कहां ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। मैं अकाउंटिंग की तरफ बढ़ रहा हूं। फिर आप अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। पहले एप्लीकेशन मनी मिली, फिर शेयर अलॉट करेंगे, फिर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और फिर अलॉटमेंट का पैसा लेंगे। इस तरह से प्रोसेस चलता है। लेकिन अलॉटमेंट को ड्यू करना और एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना दोनों एक ही दिन होता है, तो एंट्री क्या हो जाती है? फ्लिप हो जाती है। जब मैं प्रैक्टिकल एंट्री कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा डिटेल में। तो अभी हम क्या थे? एस्क्रो अकाउंट के अंदर पैसा आया, कंपनी ने क्या कर दिया? प्राइस डिस्कवरी कर ली, उसके शेयर की वैल्यू 300 रुपए लग गई है। अब कंपनी एप्लीकेशन देगी किसको? एक स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज में जब तक आपकी कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं होंगे तब तक आप अपने शेयर को मार्केट में खरीद नहीं बेच सकते। वो क्या है? कूड़ा है, रद्दी के भाव जाएंगे। दे हैव नो वैल्यू, कोई वैल्यू है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है जी। तो आपने क्या कर दिया? रिक्वेस्ट भेजी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कि मेरी कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन ले लिया, सब कुछ हो चुका है, और अब आप क्या कर दिए? मेरे शेयर क्या कर दीजिए? रजिस्टर कर दीजिए। शेयर रजिस्टर जब आपके हो जाते हैं, ठीक है, तो और शेयर जैसी जैसी आपको परमिशन मिल जाती है कि भाई हाँ अब आपके शेयर क्या हो जाएंगे, आप लिस्टेड हो गए हैं, आप उनकी ट्रेडिंग शुरू करते हैं। तो हमारे देश में हर चीज मालूम है ना, मुहूर्त के हिसाब से चलती है। चलती है नहीं चलती? मुहूर्त ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट की। मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जैसे दिवाली में होता है ना, कुछ देर के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। तो उस मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या होता है, अभी बताता हूं आपको। तो आपके जो सबसे पहली बार शेयर मार्केट में जब इश्यू होते हैं, तो एक ना मुहूर्त का घंटा बजाया जाता है। आप कहेंगे यार मजाक कर रहे हो, घंटा कैसे बजाया जाएगा? और ये ना ट्रेडिशन हर जगह है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारे देश में भी ट्रेडिशन है और जगह भी ट्रेडिशन है। जो ऑनलाइन है वो देख सकेंगे। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर कैन यू सी दिस? बोलो, दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ या ना? यस सर। क्या दिख रहा है? सॉफ्ट बैंक का ये घंटा बज रहा है ना, देखो। और कौन सा एक्सचेंज होगा ये बताइए जरा, कौन सा लग रहा है आपको एक्सचेंज? ये जापान का आईपीओ है। जापान का, देखो जापान का है। ये इस तरह से होता है, ठीक है। हिंदुस्तानी देखना, ये देखो, ये रहा। ये देख रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं? लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो बॉन्ड्स हैं उनकी क्या कर रहे हैं? लिस्टिंग का पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए, जरा देखिए, ये रेल टेल के शेयर्स जो थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, देख रहे हैं मुहूर्त का शॉर्ट चल रहा है। स्वामी रामदेव जी ने क्या करा? पतंजलि रुचि सोया के जम पे देखो, देख रहे हैं 9:15 पे, दिख रहे हैं ना आपको? घंटा बेल। आप अगर आप ऑनलाइन को देखेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर सारा का सारा। एनीवे, लेट्स स्टॉप देम। तो उसके बाद क्या होता है कि लिस्टिंग हो जाती है जब आपकी, तो आप शेयर को मार्केट में खरीदना बेचना शुरू कर सकते हो। उससे पहले मार्केट में खरीदना बेचना शुरू था। लेकिन
अप्लाई करने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर किसी स्टॉक एक्सचेंज ने आपके शेयर लिस्ट नहीं करे तो भाई इशू कैंसिल, भले ही आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया हो। आपने 1 लाख शेयर अप्लाई, आपने 1 करोड़ शेयर बोले और जनता ने 5 करोड़ शेयर दे दिए, 50 करोड़ शेयर अप्लाई कर दिए, लेकिन अगर आपके शेयर लिस्ट नहीं हुए, जब तक शेयर लिस्ट नहीं होते कंपनी शेयर अलॉट ही नहीं कर सकती है। पता चला शेयर अलॉट कर दिए, लिस्टिंग नहीं हुई, तो क्या होगा? वो तो शेयर कागज बन गए, कूड़ा बन गए, वो तो खरीदे बेचे जा ही नहीं सकते मार्केट में। तो इट इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ सेबी। पहले क्या करेंगे वो लोग, एस्क्रो अकाउंट में पैसा आ गया, प्राइस डिसाइड हो गया, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डालते हैं, 30 डेज के अंदर लिस्टिंग की अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वो एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन सेबी को भेज देते हैं, देखो जी हमें लिस्टिंग की परमिशन मिल गई है। उसके बाद आप शेयर अलॉट करेंगे और फिर शेयर अलॉट होते हैं। इस प्रोसेस में एक होता है, एक प्रोस्पेक्टस छपता है, उसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। लेकिन एक प्रोस्पेक्टस इस तरह के केस में एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसे बोलते हैं हम लोग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब ऐसा प्रोस्पेक्टस, जैसे मान लो सीए हमारे सामने बैठी हैं, सीए होते ना बच्चे, कई बार कुछ बच्चे येलो, गोल्डन ब्राउन और क्या कहते हैं ग्रीन कलर के बाल, रेड कलर के बाल करते हैं। तो मान लो सीए ने रेड कलर के बाल बना रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल रेड कलर के बालों के साथ आई है वो, और शी इज अ कंपनी सेक्रेटरी इन अ कंपनी, और इसने एक प्रोस्पेक्टस छापा, तो प्रोस्पेक्टस क्या कहकर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहलाएगा? नहीं? बताइए नाक्षी, क्या कहते हैं इक्षिता? आपने देखा होगा ना लाल बालों वाली लड़की, देखी होंगी कई जगह स्कूल्स वगैरह में, कई बार कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं बन के आते हैं। अब वो प्रोस्पेक्टस अगर लिखेंगे तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस कहलाएगा ना, प्रोस्पेक्टस ड्राफ्टेड बाय अ गर्ल विद रेड हेयर्स। नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत ही बेकार मजाक था। सुनो, ये क्या होता है, इट इज अ, लिख लीजिए रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ये आईपीओ के अंदर ही टर्म लगती है। इट इज अ प्रोस्पेक्टस इन विच certain terms and conditions are, it is a prospectus in which certain terms and conditions are subject to change, subject to change in future, which are subject to change in future and printed with red ink. red ink तो जरूर से लिखी रहती है। it is a prospectus in which certain terms and conditions are subject to change in future, subject to change in future and are printed with red ink is known as red herring prospectus। जैसे आपको मालूम है क्या, आप इशू करते समय शेयर बता दोगे कि आपके शेयर की प्राइस 250 से 300 रुपए में से क्या बैठेगी? क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। लेकिन जब लिस्टिंग हो जाती है, शेयर अलॉट हो जाता है, तब तो आपको पता चल गया ना प्राइस कितना है। तो जो आप प्रोस्पेक्टस छापते हैं उसके अंदर शेयर का प्राइस रेड से लिख दिया जाता है, कितना? 250 से 300। तो पढ़ने वाला समझ जाता है कि प्राइस क्या है, ये चेंज होगा। या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको लगता है कि फ्यूचर में मुझे बदलनी है, उसको रेडिंग से छाप देते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है, जब इशू सक्सेसफुल हो जाता है तब आपका नया प्रोस्पेक्टस छप के आता है जिसमें पूरा प्रॉपर्स, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी होती है ना, सेबी के पास कॉपी जमा करानी होती है, इसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका इशू फेल हो गया तो एस्क्रो अकाउंट जो है उसका एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। एस्क्रो अकाउंट से 15 दिन के अंदर अंदर सारा पैसा जनता को वापस चला जाएगा, आप बैठ जाइए, अपना काम खराब हो गया आपका। देयर इज अ कंपनी जो कि बेंगलुरु की, मुंबई के और दिल्ली का एयरपोर्ट को हैंडल करती है, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, दुबई की कंपनी है, साउथ इंडिया का एक बंदा चलाता है। 2007 में ये अपना आईपीओ लेके आए थे, लेकिन फेल हो गया था इनका आईपीओ। इससे पहले कि आईपीओ की डेट क्लोज होती, इन्होंने अपना पैसा विड्रॉ, अपना वो आईपीओ बंद कर दिया, सबका पैसा वापस कर दिया। तब से लेकर आज तक आईपीओ लाने की हिम्मत नहीं कर पाए लोग। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट को मैनेज करती है। तो अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ, आपका इशू सक्सेसफुल नहीं हुआ, या आपको लिस्टिंग की परमिशन नहीं मिली, आपका इशू कैंसिल, सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट से किसके पास चला जाएगा? जनता। लेकिन अगर आपका इशू सक्सेसफुल हो गया, शेयर अलॉट हो गए, तब अलॉटमेंट होने के बाद तब कंपनी के अकाउंट में इसकी चाबी आ जाती है, कंपनी को इसकी एक्सेस मिल जाती है। ठीक है, अब जरा देखें कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने बताया आपको सबसे पहले एप्लीकेशन मिलेगी, फिर अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे, फिर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे। प्रैक्टिकली कैसे होता है वो मैं आपको क्वेश्चन की मदद से समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू कर रहे हैं इसके। X Limited offered 10,000 equity shares of rupees 10 each to the public
on which amount payable per share was as follows. एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 2, 3, फर्स्ट कॉल पर 2, फाइनल कॉल पर 3, बैलेंस 10, ऐसा. पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल द शेयर्स एंड मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड. सारा का सारा पैसा क्या होगा, टाइमली आपको मिल गया. ठीक है जी. आपको बोला रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. क्या करना है आपको, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्री बनानी है आपको. कैसे बनाएंगे देखिए अब जरा, मेरे साथ साथ चलेंगे. फर्स्ट एंट्री, बोलो मीनाक्षी क्या गड़बड़ है. फर्स्ट एंट्री, भाई सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मिलती है, ध्यान रखना. अच्छा, किसी व्यक्ति ने अप्लाई नहीं कर रखा आपकी कंपनी के शेयर्स के लिए, तो आपसे शेयर अलॉट कर देंगे. भाई तुझे शेयर दे देते हैं, होगा क्या, ऐसा नहीं होगा ना. तो पहली एंट्री बनती है आपकी, बैंक्स अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2, कितने रुपए से, 20,000 से, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 से, ऐसे. और क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पार्टनरशिप हो नहीं रही है, थर्ड बुक स्कूल ने जबरदस्ती करवा दी है, और यहाँ मास्टर बाबू ने क्या कर दिया, सेकंड बुक शुरू कर दी. तो कहते हैं ना 2 नावों की सवारी. तो मेरी क्लास में कुछ बच्चे 3 नावों की सवारी कर रहे हैं. फंडामेंटल पार्टनरशिप उनके स्कूल ने गर्मियों की छुट्टियों से पहले करवा दिया था, पार्टनरशिप पूरी. गर्मियों की छुट्टियों के बाद उन्हें करा दी थी थर्ड बुक, और मैं उनको करा रहा हूँ सेकंड बुक. तो बेचारे क्या कर रहे हैं, 3 नाव की सवारी है, तीनों बुक. क्या ट्रेजेडी है जिंदगी की उनकी, है ना. ठीक बोले ना. हाँ राइट बाबू. आई डोंट नो व्हाई द पीपल आर डूइंग दिस. अब मैं क्या कर सकता हूँ इसका. दूसरी एंट्री, डोंट नोट डाउन, नोट मत करना उसको भी, ठीक है, समझना. अगली एंट्री असल में क्या होगी, देखिए जरा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. नोट मत करना भी, ठीक है, नोट मत करना. 10,000 इंटू 3, 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 से. और क्या नरेशन बनती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, ऐसे एंट्री बनती है. अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री बनती है. भाई बोला ना मैंने, पहले एप्लीकेशन मिलेगी, फिर अलॉटमेंट होगा, और उसके बाद तीसरी इसी दिन. फिर आप क्या देखो, जब तक आपने शेयर अलॉट नहीं करे तब तक आप शेयर कैपिटल शब्द यूज ही नहीं कर सकते हो. बिना अलॉटमेंट के शेयर कैसे होंगे. फिर अगली एंट्री होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 20,000 से और 20,000 से. मतलब पहले ये एंट्री होगी, फिर ये होगी, और फिर ये होगी. ये और ये एंट्री एक ही दिन होती है. तो इसीलिए ज्यादातर ऑथर क्या करते हैं, इस वाली एंट्री को ऊपर नीचे फ्लिप कर देते हैं. तो आपकी बुक में ऐसे ही हो रखा है, पहले बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट ड्यू, फिर अलॉटमेंट का पैसा लेना. हम भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि असली प्रोसेस क्या है, कि पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगी, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा, फिर एप्लीकेशन एडजस्ट होगी कहां पर, शेयर कैपिटल में, और फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा. तो प्रोसेस हम यही फॉलो करेंगे. क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, देखो ये फॉलो, दिस इज द प्रोसेस वी हैव टू फॉलो. ऐसे. नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, कितने रुपए से, 20,000 से, टू इक्विटी, इसे नोट कर लो आप, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 से. और क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड. ठीक, कंबाइन करो दोनों को, क्या रिजल्ट आता है,
व्हाट इज द रिजल्ट? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द रिजल्ट नाउ? दोनों को कंबाइन करो, क्या रिजल्ट आता है? बैंक डेबिट टू शेयर, हाँ बैंक टू, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कंबाइन करने के बाद। ठीक, आगे चलते हैं जरा। नंबर 3, और ये नंबर 2 नंबर 3 एक ही दिन होती है, इसलिए हमने फ्लिप कर दिया। अगली एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 10,000 शेयर्स हैं, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 3 रुपया, 30,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 से, और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दिया। बेटा एक और लॉजिक समझना, बैंक नाम की एसेट्स बढ़ गई और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम से टेम्पररी लायबिलिटी खिल गई। फिर ये टेम्पररी लायबिलिटी खत्म हो गई, इसकी जगह कौन सी लायबिलिटी आ गई? परमानेंट लायबिलिटी आ गई। ऐसे ही यहां पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से टेम्पररी एसेट्स बढ़ गई और इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से परमानेंट लायबिलिटी बढ़ गई। और कहीं डिफॉल्टर तो कोई है ही नहीं, सब लोगों ने पूरा पैसा दे दिया, तो फिर हम एंट्री पैसा लेने की क्या लिखेंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से? 30,000 से और 30,000 से। क्या नरेशन लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बताओ इन दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या एंट्री आती है? कंबाइन करो दोनों को, व्हाट एंट्री विल गेट? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कहां से यार? ये देख, अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट खत्म, तो बचा क्या? क्या बचा? बैंक डेबिट टू क्या बचा? शेयर कैपिटल। हर स्टेज के बाद आपकी एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल होगी, हर स्टेज के बाद एंट्री बैंक डेबिट टू क्या होगी? शेयर कैपिटल होगी। नंबर 5 देखिए, फिर लिखते हैं क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल्ड अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स इंटू 2 रुपए, 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से? 20,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। बेटा एक बात ध्यान रखना, सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज पर पहले पैसा मिलेगा फिर एडजस्ट होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द एंट्रीज में क्या होगा? पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। तो कुछ लोग बोलते हैं सर एप्लीकेशन में ऐसा क्यों नहीं होता? भाई सोचो, आप आईपीओ लेके मार्केट में गए हुए हो, सामने वाला कहता है मुझे पैसा लगाना है, आप कहते हैं रुक जा पहले मैं ड्यू करूंगा, तो भाग जाएगा कहीं और। तो पहले एप्लीकेशन मिलती है फिर एडजस्ट होती है, बाकी स्टेज में पहले अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ड्यू होता है फिर पैसा रिसीव होता है। तो ये एंट्री ड्यू हो गई। नंबर 6 देखो जरा, एंट्री बनेगी पैसा लेने की, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 से और 20,000 से। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। कंबाइन करो दोनों एंट्रियों को, बताओ जरा कंबाइन करो। हाँ, बैंक टू शेयर कैपिटल। ठीक है। नंबर 7 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 10,000 इंटू कितने से कर रहे हैं हम लोग? 3 से, 30,000 और 30,000 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 से, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। और नंबर 8 बारी आई क्या? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल 30,000 से 30,000 से नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। दोनों एंट्री को कंबाइन करो, क्या बनता है? कंबाइन करिए दोनों एंट्री को, क्या बनता है? बैंक टू शेयर कैपिटल, खत्म। यही तो बननी है। अगर पैसा मिला और शेयर इशू करे तो बैंक डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो बैंक टू क्या हो जाएगी? एंट्री शेयर कैपिटल। डन। बोलो मीनाक्षी, कौन हो गड़बड़? फर्स्ट फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, दिस इज द एंट्री। आसान था ना? कितना आसान है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, 40,000 शेयर्स 30 ईच, एप्लीकेशन पर 5 6 5 6 5 और 8 और 6, बैलेंस कितना बोल रहे हैं हम लोग फाइनल कॉल पे? तो कैसे बनता है ये? 30 शेयर का एप्लीकेशन है, 5 ये हो गया, 8 13 और 6 19, तो अगली लास्ट वाली कितने की बन गई? कितने की बन गई? 11 रुपीज की। बैलेंस तो ऐसे निकलेगा ना। अरे देखो, एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 8, फर्स्ट कॉल 6 और फाइनल कॉल पे बैलेंस, बैलेंस कितना? अगर एक शेयर 30 रुपए का है तो 5 + 8 + 6 8 19 माइनस कर दूंगा तो कितना बचता है? 11। इसे करिए, करिए अपने आप जरा, सी आसान ही करिए। कर सकते हैं इसको? बोलो जल्दी से करिए फटाफट से इसको। कैन यू डू इट? हरी अप। अरे गुनीत, इक्षिता, उन्नति, करोगे इसको? करिए आपके सामने से, हाँ करिए। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई? आई हमारे पास एप्लीकेशन 40,000। एप्लीकेशन पर कितना पैसा? 5। आई मेक इट 2 लाख और ये भी 2 लाख का, और ये जो है एप्लीकेशन की एंट्री डेबिट कितने से हो जाएगी? 2 लाख से, ये भी 2 लाख से। फिर फर्स्ट कॉल डेबिट 40,000 इंटू कितने से हो रहा है? 8 से। सो दिस इज गोइंग टू बी कितना? 3,20,000। दिस इज गोइंग टू बी 3,20,000। पैसा लेने की बारी आई तो क्या हो जाएगा? 3,20,000 यहां भी और 3,20,000 यहां भी। मतलब अलॉटमेंट टू अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं 40,000 शेयर्स, 6 रुपए का एक शेयर्स, कितना हो जाएगा? 2,40,000 40,000। ऐसे पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर देंगे? बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल की एंट्री 40,000 इंटू कितना? 11, 40, 4 लाख 11 है ना ये हमारे पास? हाँ 4,40,000 ना, 4,40,000। पैसा लेने की बारी आई तो क्या हो जाएगा? 4,40,000 4,40,000, इजी, खत्म। 4 अच्छा, ऐसे हो गया क्वेश्चन पूरा। इसे कहते हैं पार पे, एट पार पे कहते हैं इसको, ठीक है, एट पार पे कहते हैं। एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, छोटी सी चीज। अगर आपका क्वेश्चन बोलता है यहां पर रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक, ये भी बोल दे कि जनरल एंट्री भी बनाओ और साथ साथ क्या बनाओ? कैश बुक भी बनाओ। तब क्या होता है देखिए जरा, दिखाऊं क्या होता? आइए देखते हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा, मैं इसे हटा रहा हूं, यहां मैं कैश बुक बना रहा हूं। नीचे लाइन लिख देना, इफ क्वेश्चन से आस्क फॉर जनरल एंट्रीज अलोंग विद कैश बुक, लिख दें इफ क्वेश्चन आस्क फॉर जनरल एंट्रीज अलोंग विद कैश बुक। तब क्या होता है देखिए, और लिखते चलना मेरे साथ साथ। यहां बनाते हम लोग कैश बुक बैंक कॉलम, जैसे पहले बनती थी कैश बुक वैसे ये, लेकिन एक कॉलम बनेगा इसमें सिर्फ। रुपीज क्रेडिट पर्टिकुलर्स डेट, रुपीज पर्टिकुलर्स डेट और डेबिट। अब मुझे बताइए
कि जब आपको ये पहले इसका फॉर्मेट नोट कर लें, इसका सारा फॉर्मेट नोट कर लो पहले। सिंपल सी बात बोलूंगा आपसे मैं, अगर क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए बोला तो क्या आप बैंक की जर्नल एंट्री करोगे? याद करो, सब्सिडरी बुक्स कैश ट्रांजैक्शन चली जाती थी, कैश बुक में चली जाती थी ना, परचेज की परचेज बुक में, सेल्स की सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआरबीपी, और ट्रांजैक्शन कहाँ चली जाती थी? अपनी अपनी जगह पे जाके सेटल हो जाती थी। ठीक है, तो जब मैं कैश बुक बनाऊंगा तो मेरी ये जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री बैंक अकाउंट के अंदर क्या बोल के जाएगी? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री नहीं होगी यहाँ पर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस एंट्री को भी कर देते हैं। जब कैश बुक बोला तो क्या डुप्लीकेशन हो जाएगा ना, कैश बुक इज ऑल्सो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो आपकी पहली एंट्री यहाँ बनेगी क्या? इक्विटी, क्या बनेगी एंट्री? है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और आपका 40,000 इंटू कितना था ये पहले? व्हाट वाज द फर्स्ट अमाउंट? 5 रुपए था ना शायद। कितना रुपए था फर्स्ट पहला अमाउंट? 5, 2 लाख और 2 लाख। डन। वहां पहली एंट्री नहीं होगी। नाउ योर फर्स्ट एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? आपकी पहली एंट्री अब ये बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गॉट इट? पैसा लाने की एंट्री उधर और ट्रांसफर करने की एंट्री। नाउ अब अगर मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा, अब मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा, उसकी एंट्री तो होगी, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री होगी क्या? बताओ मुझे, अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री होगी? नहीं होगी। वो कहां जाएगी? वो यहां जाएगी, नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? 3,20,000 से। डन। तो अब आपकी एंट्री नंबर 1 की जगह अब आपकी एंट्री नंबर 2 ये हो गई, एंट्री नंबर 2 ये हो गई। फर्स्ट एंट्री वो, फिर ट्रांसफर करने की एंट्री, फिर ड्यू करने की एंट्री, फिर पैसा लेने की एंट्री। फिर एंट्री नंबर 3 ये बनेगी क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंट्री यहां बनेगी ड्यू करने की, और पैसा लेने की एंट्री कहां चली जाएगी बताइए? वेयर विल इट गो? पैसा लेने की एंट्री कहां जाएगी इक्षिता? कैश बुक में। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने से? 2,40,000 से। दिस विल बी योर एंट्री। देख रहे हैं, उधर पैसा लेने की एंट्री एप्लीकेशन, इधर तो एडजस्ट करने की एंट्री है, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री है, पैसे लेने की एंट्री है, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री है, फर्स्ट कॉल का पैसे लेने की एंट्री है, फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री, दिस इज योर एंट्री नंबर 4। और फाइनल कॉल का पैसा लेने की एंट्री कहां जाएगी बताइए? वेयर विल गो द एंट्री फॉर रिसीविंग द मनी? किधर जाना चाहिए बताइए? वेयर शुड इट गो? कैश में। नंबर 4 क्या? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, दैट विल बी 440। और इस तरह से इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। इस तरफ लिखेंगे क्या? बैलेंस सीडी। और टोटल कितना है? 2, 3, 5 तो 7, 4, 11, 12 लाख, 12 लाख। बैलेंस सीडी इज 12 लाख। डन, खत्म हो गया। दैट्स योर आंसर। तो आप देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन में कभी आ जाए कि आपको कैश बुक भी बनानी है तो आपको बैंक की एंट्री नहीं लिखनी है यहां पर, बिल्कुल नहीं लिखनी है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। मान लो आपके पास आता इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने का? 2 लाख का, इक्विटी शेयर कैपिटल 180 का, और फिर बैंक लिखा रहता क्रेडिट में, तो क्या करता? बैंक की एंट्री कहां भेज देता? उधर भेज देता, यहाँ बचा हुआ पोर्शन आता। तो जब कैश बुक बनाने के लिए आया था ना क्वेश्चन में, तो लोग हड़बड़ा जाते हैं, कहते पता नहीं क्या हो गया। मैं कराऊंगा क्वेश्चन बाद में आपको ऐसे। दिस इज फाइन विद एवरीवन? सब नोट कर रहे हैं इसको ढंग से, फिर रिकॉर्डिंग में डालती। एक नई कैटेगरी कर रहे हैं, इसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का व्हेन एप्लीकेशन मनी इज, मतलब लमसम पेमेंट कहते हैं इसको, सारा पैसा एक साथ आ जाता है। आपके 20,000 शेयर से 10 रुपए का एक शेयर था, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल कितने की, फाइनल कॉल कितने की? 3 रुपए की। फर्स्ट कॉल, ये दिस इज फर्स्ट कॉल, ₹2,
फाइनल कॉल ₹3, 2, 3, 3 ऐसे करके आई। डायरेक्टर डिसाइडेड टू कॉल एंटायर अमाउंट एट एप्लीकेशन ओनली। कहता कोई कॉल वॉल नहीं, सारा पैसा एक साथ दे दो। तो क्या करेंगे देखिए, इसका सोल्यूशन देखिए, बहुत आसान। बैंक्स अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर्स इंटू 10, 2 लाख, ठीक है जी। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे लगाया, तो एप्लीकेशन क्यों नहीं लिख रहे आप, अलॉटमेंट क्यों लगा रहे हो साथ में? मालूम है, अलॉटमेंट नहीं होगा तो एप्लीकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक अलॉट नहीं होगा तब तक हम शेयर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो क्या लिख दिया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एक एंट्री। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर मैं अलॉटमेंट नहीं लगाऊंगा ना यहां पर, तो मैं शेयर कैपिटल शब्द यूज ही नहीं कर सकता। शेयर कैपिटल कितने रुपए से, 2 लाख और 2 लाख। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, हो गया एडजस्ट, खत्म। दैट्स योर आंसर। दोनों को कंबाइन करो, एंट्री क्या बनती है, बैंक डेबिट टू, इसे कहते हैं क्या हम लोग, एप्लीकेशन अलॉटमेंट को ज्वाइंट। सारा पैसा लमसम, लमसम कहते हैं इसको, when the entire amount of money is received on lump sum। ठीक है ताहिर बाबा, तुमने तो पढ़ा है शायद ये, नहीं कोई बात नहीं, गॉट इट, ठीक है जी। सो इतना ही था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं।